नमस्कार मित्रों, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आओ हिंदी सीखे के इस सत्र में हम लोग जानने वाले हैं हिंदी संख्याओं के बारे में। हिंदी संख्याएं कितनी आवश्यक हैं और इसकी वर्तनी, जब हम लोग इसे शब्दों में लिखते हैं तो इसकी वर्तनी या स्पेलिंग कैसी होनी चाहिए, इसका मानक रूप आप इस वीडियो में जान पाएंगे बिना एक त्रुटि के। ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है अगर आप हिंदी प्रेमी हैं तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक और हिंदी संख्याओं के बारे में कुछ रोचक तथ्य भी जानिए और उसकी सही वर्तनी भी जानिए। आप आ गए हैं मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर और यहाँ हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं हिंदी संख्याओं का संपूर्ण ज्ञान। हिंदी अर्थात देवनागरी लिपि में जो संख्याएं हैं, जो अंक है, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। और इस वीडियो में किन किन बिंदुओं को हम लोग टच करने वाले हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे हिंदी संख्या और गिनती, संख्याओं के पुराने रूप। कुछ संख्याएं ऐसे होती हैं जिनका पुराना रूप है। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है, संशय की स्थिति, क्रम सूचक संख्याएं अर्थात ऑर्डिनल नंबर्स, भिन्न सूचक संख्याएं अर्थात फ्रैक्शनल नंबर, समय के लिए, आवृत्ति सूचक अर्थात रिपीटेशनल नंबर्स, समुच्चय सूचक संख्याएं अर्थात कलेक्टिव नंबर्स, अवधि सूचक शब्द अर्थात वर्ड ऑफ पीरियोडिसिटी। इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले आ जाते हैं गिनती पर। गिनती हम लोग शुरू करने से पहले कुछ बातों को जान लेते हैं। हिंदी संख्याओं का प्रयोग नॉर्मली नहीं किया जाता। आप हिंदी संख्याओं का प्रयोग उसी समय कर सकते हैं जहां इसकी आवश्यकता हो। अगर आप संसद में भी कुछ लिखित सामग्री भेजना चाहते हैं या अपना प्रपोजल देना चाहते हैं या कुछ भी लिखित सामग्री संसद में प्रस्तुत की जाती है तो उसमें भी आप रोमन या इंटरनेशनल अंकों का ही प्रयोग करेंगे। हिंदी के अंकों का प्रयोग अनिवार्य वहाँ नहीं होता। लेकिन एक हिंदी टीचर या हिंदी की जानकारी रखने के लिए आपको इन संख्याओं के बारे में जानना जरूरी है। भारत के राष्ट्रपति ही हैं जो अनुमोदित करते हैं कि हाँ, हिंदी संख्याओं में या हिंदी अंकों में ये प्रतिवेदन या ये रिपोर्ट या ये मटेरियल या ये सामग्री प्रस्तुत की जानी चाहिए। अब आपके दिमाग में एक सवाल उठ रहा होगा कि हिंदी लिपि को तो हम लोग अपना रहे हैं लेकिन हिंदी लिपि के अंकों को क्यों नहीं। देखिए, यहाँ एक समस्या ये है कि भारत में 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा की मान्यता दी गई है। 22 भाषाओं के अपने अपने न्यूमेरल्स है, अपनी अपनी संख्याएं हैं। और अगर सभी संख्याओं को अगर राष्ट्रीयता मिल जाए या तबज्जो मिल जाए तो एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वो सभी भाषाओं के अंकों को याद कर सके या सभी भाषाओं का अध्ययन कर सके। इसीलिए अंकों के लिए खासकर रोमन नंबर्स का ही प्रयोग किया जाना चाहिए, यही मान्य है। तो शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ देवनागरी, ये देवनागरी में एक ऐसे लिखते हैं। ये संख्या का शब्द रूप है अर्थात वर्ड्स में कैसे लिखेंगे ये रोमन लिपि को आप समझ लीजिए तो ये एक प्रकार का इंटरनेशनल है। यही अंक सर्वमान्य होता है और उसका अंग्रेजी रूप। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62
63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100। इसमें केवल आपको अंक दिख रहे होंगे, ये हिंदी के अंक है और ये केवल शब्द में 100 तक गिनती लिखी हुई है। इसको हम लोग अब समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आप नोटिस कीजिए कि एक से जो शुरू हो रहा है एक, वो उसमें ई प्राय सब में लगा हुआ है। देख लीजिए, एक 11 को छोड़ देने के बाद ई से ही सारा शुरू हो रहा है और यहाँ पर इक जो आ रहा है वो एक प्रकार का प्रत्यय है। याद कीजिए, इकलौता, इकतारा, तो इक जो है वो एक प्रत्यय है और ये सारा इक से ही शुरू है। ठीक उसी प्रकार देखिए, 2 से जो शुरू हो रहा है वो 12, फिर इसमें देखिए आपको सब में बा ही मिलेगा या ब ही मिलेगा। 22, 32, 42, 52, 62, 72, 82, 92। ठीक उसी प्रकार 3 से देख लीजिए, त ही वाला मिलेगा 13, 23, 33, 43, 53। ये देखिए 4 से 14, ये देखिए 24, 34, 44, च वाला ही मिलेगा आपको। 5 से देखिए तो फिर 15, 25, 35, ये देख लीजिए। प्रायः ये देखा जा रहा है कि जिससे शुरू हो रहा है लगभग वही वर्ण या वही लेटर सभी संख्याओं के लिखित रूप के आगे है। जैसे 6 से देखिए, 6, 16 को छोड़ दीजिए लेकिन यहाँ 26, 36 सब में 6 आ रहा है। ठीक उसी प्रकार 7 से देखिए, 17, 27, 37, 47 सब में 100 ही आ रहा है। उसी प्रकार 8, 18, 28, 38, 48, 58, ये देखिए आ सब में आ रहा है। उसी प्रकार ये 9 वाले में देखिए 19, 29, 29, 39, 49, 59, 69, 79, यहाँ 89 और 99 दो अलग आ रहा है लेकिन उन का प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में आपको 4-5 वर्ण वाले ही शब्द ज़्यादा मिलेंगे। कुछ ही ऐसे शब्द हैं जिसमें 6 वर्ण हैं। जैसे यहाँ देखिए 77, 77 में स एक, त एक, ह एक, आधा त, फिर पूरा त और फिर र। तो कुछ ही ऐसे आपको शब्द मिलेंगे जिसमें 6 वर्ण होंगे। 77, उसी प्रकार ले लिए 76, 75, ठीक है। नहीं तो प्रायः आपको 5 और 4 वाले ही मिलेंगे। जैसे आप यहाँ देखिए 55, 56, ठीक है, 47, 4 और 5 वाले आपको ज़्यादा मिलेंगे, 6 वाले बहुत कम। इसमें और एक बात ध्यान देने वाली है कि लोग 94 वे की जगह बे का उच्चारण कर देते हैं, जो गलत है। याद रखिएगा, आप 99 को देखिए और 99 से जुड़ा हुआ एक मुहावरा भी है, 99 के फेर में पड़ा रहना। तो कुछ लोग कहेंगे 99 के फेर में, लेकिन वास्तव में होता है 99 वे। आप यहाँ लिखेंगे 99, 98, वह ही होगा, ब लिखना गलत हो जाएगा। गिनती की किसी भी संख्या को जब आप शब्दों में लिखेंगे तो याद रखिएगा, शुरुआत में ह्रस्व ई का प्रयोग हो सकता है। शुरुआत में ह्रस्व ई का प्रयोग हो सकता है लेकिन बीच में कभी भी ह्रस्व ई का प्रयोग नहीं होगा, दीर्घ ई का ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ देखिए 53, तो ता में भले ही ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है, 63 में, 73 में, 83 में या 93 में ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसके बाद आप कहीं पर भी देखेंगे तो आपको दीर्घ ई का ही प्रयोग करना है। देखिए 37 दीर्घ ई का प्रयोग है, 47, देखिए 27 ईस, ये भी दीर्घ ई है, इसकी मात्रा नहीं है बल्कि ई आगे देखिए 26, 25, 24। तो इस तरीके से आप देखिएगा कि शुरुआत में ही
ह्रस्व ई का प्रयोग संभव है, लेकिन आप जब ई की ध्वनि शब्दों के बीच में सुनते हैं तो आपको समझ लेना है कि उसमें केवल और केवल दीर्घ ई या दीर्घ ई की मात्रा का ही प्रयोग होगा। अब हम लोग आ जाते हैं 100 से ऊपर। ये देखिए, जीरो को शून्य कहते हैं, समय बड़ा लगाएंगे, अंग्रेजी में इसके लिए जीरो का प्रयोग होता है। 100, 100, 1000, 1000, 10,000, 10,000, 1 लाख, 100,000, 10 लाख, 1 मिलियन। अमेरिका में इस संख्या को माना जाता है 1 मिलियन अर्थात 10 लाख। 1 करोड़ के लिए 10 मिलियंस और 10 करोड़ के लिए 100 मिलियंस और 1 अरब के लिए 1000 मिलियंस, 1 बिलियन अर्थात 1 बिलियन। ये संख्याओं का अधिकतम रूप है, आप इसे याद करेंगे। अब आते हैं संख्याओं के पुराने रूप पर। जी हाँ, आपको यहाँ 5 ऐसे दिख रहा है, कहीं कहीं पर 5 आपको इस तरीके का भी मिलेगा, तो उसमें आप कन्फ्यूजन में मत पड़ जाइएगा कि अरे ये क्या है। पुराने किताबों में आपको 5 का ये रूप मिलेगा। अब आते हैं 8 पर। पुरानी किताबों में आपको 8 इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है, आधे चौ की तरह। और 9 कुछ इस प्रकार से, पहले 8 लिख दिया जाता था और उसके ऊपर ऐसे कर दिया जाता था तो ये 9 हो जाता था, ये मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी समस्या में ना पड़ें और ये ना सोचें कि ये गलत है, ये पुराने रूप है, अभी इसका चलन 9 के बराबर है। लेकिन अगर आपने कभी किसी पुरानी किताबों को देखा, हिंदी की किताबों को, तो उसकी पृष्ठ संख्या इसी में आपको मिल सकती है। तो घबराने वाली या संशय की स्थिति में पड़ने वाली बात नहीं है। आप इस रूप को मान लेंगे कि हाँ, ये 9 है, ये 8 है और ये 5 है। अब 9 या 9, फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने हिंदी में देखा कि 9 लिखा है, लेकिन हम लोग 9वीं नहीं लिखते, ये रूप प्रचलित नहीं है, प्रचलित ये है। तो इसका मतलब हुआ कि 9, और 9 का मतलब नया भी होता है, लेकिन संस्कृत में 9 का मतलब 9 ही होता है। नया तो होता ही है, 9 भी होता है। इसीलिए तो कहा गया है नवग्रह, नवरत्न, ठीक है। तो 9वीं आप ऐसे लिखेंगे, जैसे मैं कक्षा 9वीं में पढ़ता हूँ तो 9वीं ऐसे लिखेंगे आप। बात समझ में आई? और इसीलिए कहा जाता है रामनवमी। ये देखिए, रामनवमी, राम नवमी ऐसे नहीं लिख सकते। हिंदी में आप 9 ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर ऑर्डिनल्स नंबर लिखना होगा तो आप 9वीं ही लिखेंगे या 9वीं ही लिखेंगे, 9th के लिए। संशय की स्थिति यहाँ आती है, 79 और 89, एक होता है 79 और एक होता है 89। इसमें बच्चे अधिकतर कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ये देखिए, इसको क्लियर करने के लिए आप देखेंगे, उन एक प्रकार का उपसर्ग है जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रीफिक्स। प्रीफिक्स उन किसी भी शब्द के आगे जब लग जाता है तो उसका मतलब होता है एक कम। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था 29, तो 30 से एक कम अर्थात 29, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए 79 अर्थात उन और 80, 79 तो 79। अब 89 का क्या रोल है, देखिए 9 और 80, तो 9 का मतलब 9, हम लोगों ने अभी पिछले स्लाइड में देखा था, 9 का मतलब 9, 9 और 80 89, तो 80 और 9 89। आपको ये डेफिनेटली याद रखना है, अधिकतर बच्चे इसी में फंसते हैं, 79 या 89। इसी क्रम में आप देख लीजिए, उन जोड़ 40, तो ये हो जाता है 39, 39, 49, 59 अर्थात 60 में एक कम, 69 अर्थात 70 में एक कम। तो उन एक प्रकार का उपसर्ग है, इसका मतलब होता है एक कम। और 9 जो है, 9 + 80 ये हो गया, 80 में 9 जुड़ गया, 89। क्रम सूचक संख्याएं, ऑर्डिनल नंबर्स, देखिए पहला के लिए आप फर्स्ट लिखेंगे, दूसरा के लिए आप सेकंड लिखेंगे, तीसरा के लिए आप थर्ड लिखेंगे, चौथा के लिए फोर्थ लिखेंगे, पांचवा के लिए आप फिफ्थ लिखेंगे, छठा के लिए सिक्स्थ,
सातवां के लिए सेवेंथ, आठवां के लिए एट्थ, नौवां के लिए नाइन्थ, 10वां के लिए 10th। ये जितने भी हम लोगों ने अभी पढ़ा ये पुल्लिंग में है, मैस्कुलाइन में है। इसको फेमिनाइन करने के लिए आपको 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 6वीं ऐसे करना पड़ेगा। स्त्रीलिंग में वां की जगह वी का प्रयोग होगा और इसके बाद सभी संख्याओं में वां का प्रयोग होता है। मान लीजिए 10 तक तो लिख दिया आपने, फिर अगर 11वां लिखना है आपको तो बस ऐसे लिखते जाइए। 11वां, 12वां, मतलब 100वां, 11वां 12वां से लेकर आप ऐसे 100वां तक लिख सकते हैं। तो 10वीं के बाद या 10वें के बाद सब में आप वां लगाएंगे। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा गिनती, वो गिनती हमेशा विशेषण शब्द होता है, याद रखिएगा। अगर मान लीजिए किसी ने कहा कि 16, तो 16 संज्ञा नहीं है या सर्वनाम नहीं है, 16 विशेषण है। तो 1 से लेकर हम लोगों ने जो 1 अरब तक जो पढ़ा वो सब विशेषण में आता है, वो सब विशेषण वाले शब्द है। अब हम लोग आते हैं भिन्न सूचक संख्याएं अर्थात फ्रैक्शनल नंबर पर, और ये भी कन्फ्यूजिंग है थोड़ा, इसमें भी बच्चे फंस जाते हैं। जैसे देखिए 1/4, आपको 1/4 नहीं समझ में आएगा, लेकिन अंग्रेजी में अगर कोई कह देता है 1/4 तो आपको समझ में आ जाता है। तो 1/4, ये देखिए ये सर्कल है और उसका 1/4 ये रहा, ठीक है। और आधा, ये सर्कल है और ये उसका आधा ये रहा। यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन पौन और सवा में आप लोगों को थोड़ी समस्या होती होगी। तो पौन अर्थात 3/4, ठीक है, 3/4, ये देखिए ये हो गया 3/4, 3 हिस्सा, 4th का 3 हिस्सा यही हो गया। फिर सवा देखिए पूरा एक सर्कल और उसके बाद 1/4, सवा। 1.5, 1.5, ये देखिए मतलब पूरा सर्कल और उसके बाद आधा, ये 1.5। और 1.25 के लिए मतलब पूरा सर्कल और उसके बाद फिर 3/4, तो ये हो गया आपका 1.25। 2.25, जैसे हम लोगों ने 1.25 किया था वैसे ही 2.25 है, देख लिए। 2 and 1/4, ये देखिए ये 1, ये 2 और ये 1/4, 2.25 और 2.5, ये देखिए 2.5, 2.5, ये देखेंगे 2.5, तो 1, 2 और ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये आधा हो गया, 2.5। फिर आता है 3.25, तो यहाँ देखिए 3.25, 2 and 3/4, 1, 2 और ये 3/4, 3.25। और 3.25, 1, 2, 3 और ये 1/4, तो ये हो गया 3 and 1/4, 3.25। अब अंतिम में आते हैं 3.5, 3.5, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये 3 हो गया और ये आधा हो गया, 3.5। ये फ्रैक्शनल नंबर है, भिन्न सूचक संख्याएं हैं। अब 3.5 के बाद क्या होता है ये देखिए। 3.5 के बाद आपको सभी संख्याओं में साढ़े ही लगाना है, जैसे 4.5 या 5.5, 6.5, 7.5, 12.5, 11.5। उसके बाद जितनी भी संख्याएं होंगी सब में साढ़े का ही प्रयोग होगा। अब आते हैं हम लोग समय के लिए, फॉर टाइम। अगर कभी कोई आपसे कहता है कि पौन बजा है, तो आप समझ नहीं पाएंगे कि अरे पौन मतलब क्या हो गया। तो पौन कहने का मतलब हो गया 12:45, पौन बजा है। और सवा बजा है, जैसे हम लोगों ने वहाँ पर देखा 1 and 1/4, वैसे ही 1:15 को कहते हैं सवा बज गए। ठीक उसी प्रकार 1.5 बजा है, 1.5, तो ये 1.5, 1:30। 1:45 बजे हैं अर्थात 1:45। 2:15 बजे हैं अर्थात 2:15, ये देख लीजिए। और 2:30 बजे हैं अर्थात 2:30। इसके बाद 2:45 बजे हैं अर्थात 2:45। 3:15 बजे हैं अर्थात 3:15। 3:30 बजे हैं अर्थात 3:30। और इसके बाद सभी संख्याओं में साढ़े का प्रयोग होगा, 4.5, 5.5, 6.5, 7.5। साढ़े का मतलब हो जाता है आधा। अब आ जाते हैं आवृत्ति सूचक संख्या, रिपीटेशनल नंबर। ये क्या होता है देखिए, पहले इसे समझ लीजिए। संज्ञा के तहों
लेयर्स या गुणन को बताने के लिए आवृत्ति सूचक संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, जैसे इकहरा सिंगल लेयर्ड, दुहरा या दुगना डबल, तिहरा या तिगुना थ्री फोल्ड या टर्सियरी, चौगुना अर्थात फोर्थ फोल्ड। ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है आवृत्ति या रिपीटेशन को बताने के लिए। इसके बाद समुच्चय सूचक संख्या कलेक्टिव नंबर्स। कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो हमेशा कलेक्टिव में ही रहते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं दर्जन। दर्जन अर्थात 12 पीस, इसे अंग्रेजी में डोजन कहते हैं, याद रखिए। युग्म या जोड़ा अर्थात पेयर, इसमें 2 ही होंगे, जैसे जूता जोड़े में आता, मोजा जोड़े में आता है। पच्चीसी कलेक्शन ऑफ 25 को कहते हैं पच्चीसी। अगर कहीं पर भी आप लोग पच्चीसी शब्द सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इसमें 25 चीज़ें होंगी ही होंगी, या काउंटिंग 25 का ही है ये। चालीसा कलेक्शन ऑफ 40, जैसे आप लोगों ने सुना होगा हनुमान चालीसा, उसमें 40 पंक्तियाँ होंगी ही होंगी, 40 दोहे 40 चौपाइयाँ होंगी ही होंगी। सैकड़ा या शतक कलेक्शन ऑफ 100, आपने सुना होगा किसी क्रिकेटर ने शतक लगा दिया, अर्थात उसने कलेक्शन ऑफ 100 रन्स कर लिए, 100 रन बना लिया। सतसई अर्थात कलेक्शन ऑफ 700, बिहारी सतसई बहुत ही फेमस रचना है, बिहारी के द्वारा लिखे गए 700 दोहे। अब हम लोग आ जाते हैं अवधि सूचक शब्दों पर, वर्ड्स ऑफ पीरियोडिसिटी। देखिए, एक शब्द होता है दैनिक, डेली, साप्ताहिक, वीकली, पाक्षिक, फोर्टनाइटली, अर्थात 2 हफ्तों में जो प्रकाशित होता है उसको फोर्टनाइटली कहते हैं। मासिक अर्थात मंथली, त्रैमासिक अर्थात क्वार्टरली या ट्रिमेस्ट्रल, षाण्मासिक 6 महीने के लिए, सेमेस्ट्रल या हाफ ईयरली, और वार्षिक अर्थात ईयरली। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।